हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण की ये दूसरी सुपर फास्ट वीडियो होगी। जो पहली वीडियो में जिन प्रश्नों के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज हम लोग उन प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और पर्यावरण से संबंधित हैं, जो निश्चित रूप से बार बार आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के ऐसे प्रश्नों की संभावना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो की खासियत होती है कि आप क्वेश्चन तो एक पढ़ते हैं लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है, जो उसके अलावा काफी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए होते हैं। वे सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि ये पर्यावरण की जो सुपर फास्ट वीडियो 2 है, इसके अंतर्गत काफी यूनिक क्वेश्चन लिए गए हैं और बिल्कुल उस वीडियो से बिल्कुल अलग हटके हैं। इसमें वो क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए गए हैं जो बार बार दोहराने की बात नहीं, ये आपके बिल्कुल क्वेश्चन अलग हैं। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है परीक्षा में, वो ये है एंजाइम क्या है। तो जो एंजाइम क्या है, तो उसमें ऑप्शन के तौर पे, विकल्प के तौर पे आपके पास रहेगा भाई एंजाइम वसा होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, अन्य होता है। तो आपका जवाब एक अच्छे तरीके से आप जान लो कि एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन जो एंजाइम होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। चलिए ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम लोग इंसुलिन क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो इंसुलिन की कमी से जो होने वाली बीमारी है वो आपकी मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी भी पूछा गया है, वो मधुमेह होती है। और वास्तव में इंसुलिन होता क्या है, तो जो इंसुलिन होता है ना, ये इंसुलिन आपका वास्तव में जो होता है वो प्रोटीन होता है। ये चीज अच्छे से समझना है कि इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के ऊपर कि पूछा गया है आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन में कि विटामिन क्या है। तो देखिए, विटामिन जो होता है ना, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। यानी विटामिन हमारा कार्बनिक पदार्थ है, ना कि अकार्बनिक पदार्थ। देखिए, कार्बनिक पदार्थ कहते किसको हैं, पहले तो ये आप अच्छे से समझ लो। कार्बनिक पदार्थ देखिए उन पदार्थ, देखिए जो जीवधारी के अंश से तैयार हो। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कार्बनिक खाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, यानी ऐसी खाद जो जीवों के अंश से तैयार होती है, जीवों के मल मूत्र से तैयार हो। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा जो वास्तव में जो एक तरीके से विटामिन होता है वह एक कार्बनिक यौगिक होता है, ना कि अकार्बनिक यौगिक। और तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक हो गया। और आपको पता है कि विटामिन के द्वारा शरीर को कोई कैलोरी नहीं मिलता, यह शरीर को ऊर्जा देने का काम विटामिन नहीं करता। परंतु एक चीज ध्यान देना है आपको कि जितना भी शरीर के अंदर, जीवधारी के शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल विटामिन का होता है। तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने के लिए सहायक होता है और इसके पास कोई कैलोरी मान नहीं होता, यानी यह शरीर को ऊर्जा नहीं देता, बट शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। और खास करके इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी आपको अच्छे से पता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से वेरी, सी से स्कर्वी होता है, डी से आपका सूखा रोग होता है, जिसे सी से स्कर्वी हो गया, डी से रिकेट्स हो गया, और विटामिन ई से नपुंसकता की बीमारी होती है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। और एक चीज और पता होना चाहिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लें कि आयरन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो एनीमिया होती है। रक्ताल्पता की कमी जब हो जाती है तो लोग कहते हैं यह व्यक्ति एनीमिया का शिकार है। तो यह लौह तत्व की कमी से होता है। तो खैर यहाँ पर ये आप समझ पाए। तो एक चीज और पूछा जाता है आपसे कि कौन ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन होता है वो आपका बी और सी होता है। बी और सी ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं। बाकी इसके अलावा ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के, ये ऐसे कुछ विटामिन है, खास करके ई, डी, ई,
ए, डी, ई ये ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलने वाले नहीं हैं, या तो ये वसा में घुलते हैं या ये जो है कोई ना कोई जो है एल्कोहल हो, ईथर हो, एस्टर हो उसमें घुलने का काम करते हैं। खैर ठीक है, तो पानी में घुलनशील विटामिन को आपको पता होना चाहिए BC, और पानी में अघुलनशील विटामिन आपका यही A, D, E के। चलो ये ठीक है, आपका यहाँ से बात बन गई। अब आगे चलते हैं हम लोग जो है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ शरीर के अंदर क्या है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर देखिए सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो उसमें यूरिया देगा, अमोनिया देगा, और भी सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन आपका जो सही होगा वो अमोनिया होगा। अमोनिया सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वायरस के अजैव होने का लक्षण क्या है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो है। तो एक चीज ध्यान देना है, पहली बात तो ये ध्यान दो आप कि वायरस अर्थात विषाणु, वायरस को ही विषाणु कहा जाता है। तो विषाणु एक ऐसा जीव है जो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे आपसे यह प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि कौन ऐसा जीव है जो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, तो आप उसे वायरस संज्ञा देंगे, यानी विषाणु होता है। अब विषाणु जो होता है उसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव पदार्थों के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो निर्जीव पदार्थों का वो कौन सा लक्षण है जिसके वजह से जो है वायरस के अजैव होने का लक्षण प्रतीत होता है। तो जो वायरस के अंदर जो क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित, देखिए इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वायरस जो होते हैं यह क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कहीं वायरस आपका दीवार पे जाके चिपक गया, कहीं कपड़े पे आपका जो है शरीर पे कहीं भी आपका, जैसे कोरोना वायरस था तो ये था कि ये डेड होने वाला नहीं, ये कहीं भी जाकर के अगर निर्जीव के संपर्क में आएगा तो वो निर्जीव बना रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर उसका जीव के साथ संपर्क हुआ तो वो तुरंत जो है क्या हो जाएगा, जीवित हो जाता है। तो इस तरीके से वो क्रिस्टली रूप में बहुत दिनों तक पड़ा रह सकता है। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो उसके निर्जीव का लक्षण है। तो क्रिस्टली रूप में परिवर्तित होना ही जो है वायरस का एक अजैव लक्षण माना जाता है। बाकी जीवों की तरह उसके पास बहुत सारे जैविक लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। पादप हार्मोन, अब ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है। देखिए ऐसा नहीं पूछ रहा है कि कौन सी गैस है जो फलों के पकाने में सहायक होती है, वो तो एसिटिलीन और एथिलीन होती है। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है वो कौन सा पौधे के अंदर हार्मोन पाया जाता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है, तो उस हार्मोन का नाम है इथाइलिन। यानी पौधे के अंदर जो है फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है ना, वो एथाइलिन आपका है। एथाइलिन हार्मोन की वजह से जो होता है फल जो है, पौधे के फल जो है पकते हैं, यानी फलों को पकाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। किस प्रकार का डीएनए सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका जो होती है, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया है, और आपको पता है कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। यानी सबसे अगर बॉडी का सबसे अगर कोई छोटा अगर पार्ट होता है तो वह आपका सेल होती है। जैसे दीवार का सबसे बड़ा अगर छोटा हिस्सा एक ईंट होता है, तो उसी तरीके से बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। अब सेल के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो सारी क्रियाओं को संचालित करता है, और उस केंद्रक के अंदर यानी सेल के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऐसा डीएनए होता है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो उसका नाम तैयार रखना है बी डीएनए। उसमें सी डीएनए, ए डीएनए, अल्फा डीएनए कुछ भी रहेगा, लेकिन आपको याद रखना उस डीएनए का नाम है आपका बी डीएनए, या हो सकता है बीटा डीएनए, यानी बी डीएनए। ठीक है, तो ये बी डीएनए पाया जाता है यानी बीटा डीएनए। एक चीज और ध्यान देना है आपका बी डीएनए और डीएनए एवं आरएनए के खोजकर्ता का भी नाम आपसे पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना कि डीएनए के जो खोजकर्ता थे वो वाटसन एवं क्रिक थे। वाटसन एवं क्रिक दोनों ने मिलकर के डीएनए का खोज किया था। अब आइए देखते हैं कौन अचल जीव है, यह भी प्रश्न पूछा गया है आपसे। देखिए कौन अचल जीव है, यानी जीव होगा, ऐसा जीव होगा जो चल फिर नहीं सकता होगा, यानी किसी के सहारा लेकर के वो जीवित रहता होगा। तो उस जीव का नाम है
यूफ्लेक्टेला। यूफ्लेक्टेला एक ऐसा जीव है जो किसी भी आधार से चिपका रहता है और जीवित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे आपसे पूछ सकता है प्रोटीन क्या है, तो सबसे बड़ी चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे प्रोटीन क्या होते हैं, कहता है प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है। तो जो प्रोटीन का अणु होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो यही कह रहा है कि उसकी छोटी इकाई एमिनो अम्ल होती है। या इस क्वेश्चन को और घुमा के पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोटीन जो है किसका बहुलक होता है, तो प्रोटीन जो होता है ना वो एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। या इसको और साफ सुथरा आप जान लें कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाई जाती है। यानी एमिनो अम्ल ही देखा जाए तो क्या है, प्रोटीन है। जैसा कि आप शुरू में देखे एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन ही है आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा कहने का मतलब जो प्रोटीन होता है यह एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। जैसे वसा क्या होता है, वसा एक ग्लिसरॉल होता है। और ऐसे आपसे पूछ दे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका जो है एक तरह से ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज यानी ग्लूकोज मीन्स शर्करा। शर्करा भी 3 प्रकार की होती है, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में आपकी काइटिन एवं सेलुलोज आता है। तो आपको पता है, यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा है कि जंतु की कोशिका जो भित्ति होती है, जंतु की जो कोशिका की दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। और वनस्पति की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सेलुलोज की बनी होती है। और जो सेलुलोज है क्या, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन क्या है, एमिनो अम्ल है। और वसा क्या है, एक तरह से वसा बसी अम्ल होता है। यानी वसा एक तरह का ग्लिसरॉल या बसी अम्ल ही वसा है। जो फैट की अम्ल होती है वही वसा है। ठीक है, तो आपको पता है सर्वाधिक ऊर्जा जो है, आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है वो निर्माणकारी भोज्य पदार्थ होता है। इसके द्वारा शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, वृद्धि एवं विकास होता है, एक तरह से वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ में आता है। और जो है वो जो वसा होता है यह भी सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें इससे संबंधित हो गई। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो उस ग्रंथि का नाम आपको पता होना चाहिए, यकृत यानी लीवर होता है। ठीक है, अब कौन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। देखिए कौन ऐसा जो है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे जिसमें ये पूछेगा कि कौन जो है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है यानी नहीं पाया जाता है। देखिए लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की वजह से ही पेड़ पौधे की पत्तियां या फल जो है हरे होते हैं। रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं और इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति भी होती है। उसी में एक ऑप्शन दिया है तारक काय। तो तारक काय जो होता है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये चीज जंतु की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, वनस्पति की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो अपशिष्ट है, सड़ा गला है, तो सड़ा गला होता है जो अपशिष्ट पदार्थ है। उससे अपशिष्ट पदार्थों को जो जीव खाता है यानी उससे वो भोजन ग्रहण करता है सड़े गले पदार्थों से, तो उसे आप लोग मृतोपजीवी या मृत भक्षी कहते हैं। हालांकि मैं मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी पे बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी वीडियो, उसमें सारी चीजें क्लियर की गई हैं। जैसे लाइकेन क्या है, एक सहजीवी पौधा है, किससे मिलकर बना होता है, कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। ये सारी चीजें उस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो मृत जीवों के शरीर से जो भोजन प्राप्त करता है उसे हम मृत भक्षी कहते हैं। कहता है मीन माता रोग यानी मीनी माता जो रोग है किस प्रकार की मछली को खाने से पैदा होता है, तो आपको पता है ऐसी मछली जिसके अंदर पारे का अंश हो, यानी वो मछली ऐसे तालाब में रही हो, ऐसे जगह पाई जाती हो जिसमें पारा युक्त जल हो। तो आपको पता है पारा युक्त जल पीने से मीनी माता बीमारी भी हो जाती है। और मछलियों में मीन माता बीमारी का नाम इसलिए पड़ा, मीन माने मछली, यानी सबसे पहले यह बीमारी मछलियों में देखी गई, फिर मछली को खाने वाले इंसान में देखी गई। ठीक है, एक चीज ध्यान देना। अब पारा के बारे में है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको पता है पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारे के द्वारा अमलगम भी तैयार किया जाता है। जैसे अगर पारे के साथ चांदी मिला दिया जाए तो हार्ड हो जाती है, और उसी को जो है दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना वो खोड़रे में उसी को भरते हैं।
ठीक है, पहले भरते थे, अब आज के डेट में नहीं। तो ध्यान देना, पारा क्या है, एक ऐसी धातु है जो धातु है बट द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यही दूध से दही बनने की क्रिया को देखिए, दूध से दही बनने की क्रिया जो होती है उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो पूछा गया है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो किण्वन होता है, क्योंकि दूध जैसे ही फटता है, बैक्टीरिया जो दूध के बैक्टीरिया होते हैं वो अनुकूल मौसम पा करके, यानी जैसे उसको आप गर्म नहीं बॉयल करते हैं तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है कुछ टाइम बाद, और वो जो है दूध से दही बन जाता है। चलो भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब दूध से दही का बनना कौन परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दूध से दही का बनना जो है वो आपका जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब दही बन गई तो दूध नहीं बन सकता। ठीक है ना, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लोहे में जंग का लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जितने भाग में जंग लग गया अब वो पार्ट खराब हो जाता है। अब यह भी पूछा गया है कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है कि घटता है, तो आपको पता होना चाहिए उसका भार पहले से बढ़ जाता है नमी पाके। चलो ठीक है। आप कहता है वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यह भी पूछा गया है। तो एक जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यदि कोई बच्चा होता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां वयस्क होते होते सीधा 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है भाई, तो देखिए रुधिर जो ब्लड था इसके खोजकर्ता का नाम लैंडस्टीनर है। और आपको पता है जो ब्लड ग्रुप होते हैं खास करके मुख्य रूप से 4 ही प्रकार होता है उनका, वो अन्य भी प्रकार है लेकिन मुख्य रूप से मैं कह रहा हूं। तो ए होता है ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। देखिए खास करके ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है, अब आया है परीक्षा में पूछा जाता है कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ होता है। और सर्वग्राही कौन होता है, ए बी होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, आलू प्याज अदरक है। देखिए आलू हो, प्याज हो, चाहे अदरक हो, ये ध्यान देना है, यह तना है। आलू प्याज अदरक, देखिए भूमिगत तना है। देखिए तना क्या होता है, पहले यहां से आप चलो, पौधे का वह भाग जिसका विकास जो है मूलांकुर से होता है उसे जड़ कहते हैं। पौधे का वह भाग जिसका विकास प्रांकुर से होता है उसे तना कहते हैं। तने की जो बहुत बड़ी पहचान होती है उसमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, मतलब गांठें पाई जाती हैं, और उन पर्वों से जो है ब्रांचें निकलती, मतलब पर्व एवं पर्व संधि का पाया जाना तने की पहचान है। जैसे आलू में क्या होता है, आंख होती है, और यह एक से भूमिगत तना है। गन्ने में भी देखेंगे पोर होता है, पर्व होता है साथ में वहां पे, तो और जैसे जड़ है। तो ये सारी चीज आप समझ पाए, चाहे आप देख पा रहे आलू हो, प्याज हो, अदरक है, तो आलू हुआ चाहे अदरक हुआ चाहे प्याज हुआ। अदरक का भी देखते हैं वो खंड खंड टूटता है, पर्व टूटता है, और वही प्याज के सल्कपथ प्याज भी एक जो है भूमिगत तना है आपका। तो एक तरह से देखा जाए आलू हुआ, प्याज हुआ, अदरक हुआ, ये जड़ नहीं है, ये आपके तने हैं। ये बहुत बार पूछे, यह भूमिगत तना है। एक कोष की सूक्ष्म जीव है भाई, एक कोष की सूक्ष्म जीव क्या है, पैरामीशियम है, आपको तैयार रखना है। क्या है, पैरामीशियम। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह बहुत बार यह भी पूछा गया कि पौधे में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किस भाग में पौधे के होता है। कहता है तना में होता है, मूल शीर्ष में होता है, पराग कोश में होता है, पराग कण में होता है। तो ध्यान देना पराग कोश में होता है, पराग कण में भी नहीं, गलत हो जाएगा। पराग कणों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जब पौधे में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उस समय जो पराग कोश होते हैं ना, उन पराग कोशों में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाबमापी यंत्र का क्या नाम है, बैरोमीटर है। तो ये याद रखना है, बैरोमीटर के द्वारा हवा के अंदर जो वायुमंडलीय दबाव है ये नापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिरना, आंधी या चक्रवात का द्योतक होता है। धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ रहा है, मतलब मौसम साफ होने वाला है। धीरे धीरे पारे का लेवल बैरोमीटर में नीचे आ रहा है, यानी बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से आपका जो है एक बैरोमीटर लैक्टोमीटर के द्वारा आपका दूध का फैट मापा जाता है। लैक्टोमीटर जो होता है यह दूध के फैट को बतलाता है। इसी तरीके से आपका हाइग्रोमीटर है और हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है घनत्व को मापा जाता है। घनत्व मापी यंत्र का नाम होता है हाइड्रोमीटर। डी से ड्रो से डेंसिटी से घनत्व, आपका घनत्व मापी यंत्र। और जो हाइग्रोमीटर होता है वह आर्द्रता मापी यंत्र होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और आपका जो है बैरोमीटर।
किलोमीटर। हालांकि मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आगे कह रहा है कौन सी बीमारी दूषित जल एवं भोजन से तैयार होती है। तो आपको पता है कि जो हैजा नामक बीमारी होती है यह एक संक्रामक बीमारी होती है। यह दूषित जल एवं भोजन से ही, यानी दूषित पानी एवं भोजन से फैलती है। द्विबीजपत्री पौधा है, तो आपको पता होना चाहिए पौधे जो बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी एक बीजपत्री पौधा और दो बीजपत्री पौधा, यानी जिसमें दो दालें पाई जाए और जिसमें एक दाल पाई जाए। जैसे धान आपका एक बीजपत्री पौधा है, मक्का आपका एक बीजपत्री पौधा है, वहीं सरसों आपका क्या है, दो बीजपत्री पौधा है। जितनी भी जो भी दलहनी फसलें हैं सभी द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आती हैं। कहता है द्विबीजपत्री पौधा है बांस नहीं, केला नहीं, गन्ना नहीं, सरसों आपका क्या है, द्विबीजपत्री पौधा है। अब देखिए पौधे में जल अधिग्रहण होता है। देखिए पौधे में जल अधिग्रहण होता है, यह किसके द्वारा होता है, पानी ग्रहण किया जाता है। तो आपको पता है जाइलम ऊतक का काम होता है पानी का अवशोषण करना, और फ्लोएम ऊतक का काम होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। स्कर्वी रोग जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा वृक्ष जैविक उत्पादक है, यानी ध्यान देना क्या कह रहा है, कौन सा वृक्ष जो है आपका जो है जैविक उत्पादक है। क्या लिखा गया, कौन सा वृक्ष जैविक, खैर छोड़िए इसको, देखा जाएगा ये जो भी। कौन सा वृक्ष कह रहा है जैविक उत्पादक है, खैर ये मतलब नहीं, ये कोई रॉन्ग क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है अब चलिए, ये तो आपने देखा जो है साइंस से जुड़े क्वेश्चन थे जो पर्यावरण से पूछे गए हैं। अब इसके बाद जो वीडियो में आप देखेंगे ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पर्यावरण में बहुत बार पूछे गए हैं। कहता है किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। तो रेंडियर जो प्राणी है, जो जीव है, जो जंतु है, आपका जंतु है, और यह टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। वहां के लोगों को जब ठंडी लगती है तो इस रेंडियर की खाल को भी उड़ते हैं लोग, और यह ऐसा जानवर है जो आने जाने का बहुत सारा इनका एक तरह से काम करता है। ठीक है, तो किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश। अब आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो देखिए घास भूमियां जो है ना वो दुनिया में दो प्रकार की होती हैं पूरे विश्व के अंदर। एक तो होती है उष्णकटिबंधीय घास भूमि और एक होती है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि यानी जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां की से मतलब उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि में तीन भूमियां हैं जो काफी प्रमुख है और यही बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक कह रहा है सवाना, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप यानी पूर्वी अफ्रीका। तो पूर्वी सवाना जो है ना वो अफ्रीका महाद्वीप की उष्णकटिबंधीय घास है अफ्रीका की। फिर एक है आपकी कंपास ब्राजील और लानोस जो है ना ये वेनेजुएला। तो सवाना, लानोस और कंपास जो है आपका जो देख रहे हैं ये जो है ना ये उष्णकटिबंधीय घास की भूमियां हैं। अब शीतोष्णकटिबंधीय घास की भूमियां में कौन आएगा, उसमें आपका पंपास है जो अर्जेंटीना में है, प्रेरी घास का मैदान जो शीतोष्ण जहां बहुत ज्यादा ठंडी भी थोड़ा और गर्मी भी पड़ती है तो वो उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप देखिए वेल्ड जहां पे दक्षिण देखिए अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका देश है तो उस दक्षिण अफ्रीका देश में वेल्ड घास का मैदान जो घास की भूमि है ना साउथ अफ्रीका में वो वेल्ड के नाम से जानी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की जो घास भूमि है ना वो डाउन्स के नाम से जानी जाती है। और जो एशिया, यूरोप एवं मध्य एशिया की है यानी यूरोप कंट्री और मध्य एशिया को मिल के बीच में है वो आपका कह सकते हैं स्टेपी। तो स्टेपी घास भूमि, डाउन्स और वेल्ड और प्रेरी और पंपास ये सब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या के आधार पे जो दुनिया का जो बहुत बड़ा विश्व का महाद्वीप है वो कौन है। देखिए जनसंख्या के आधार पे एशिया महाद्वीप जो है बहुत बड़ी आबादी वाला महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, खास करके अपने यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति पाई जाती है वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आपका बहराइच हुआ, खीरी हो गया,
आपका जो है ये है बहराइच हो गया। सोमान मतलब जो तराई बेल्ट होता है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एवं उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है एवं उत्तराखंड जो है वहां पे थारू जनजाति जो है पाई जाती है। आगे मानसूनी वर्षा वन। मानसूनी वर्षा वन जहां पाए जाते हैं वहां कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर। जहां पे 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है वहां पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान देना, भारत में सर्वाधिक बारिश कहां होती है, तो वो आपकी जो है मेघालय राज्य में होती है, यानी असम में नहीं, मेघालय में। और उस जगह का नाम है मावसिन राम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मावसिन राम है, जो विश्व की सर्वाधिक बारिश वाला वर्षा वाला स्थल है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मावसिन राम। देखिए किलिमंजारो, देखिए किलिमंजारो एक जो है पहाड़ है जो ज्वालामुखी पर्वत है। तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। आज के डेट में वो ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चला है। और दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ा, अगर उतना एकाएक खड़ा, मुक्त रूप से खड़ा, अगर एकाएक कोई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है तो वो यही है आपका, कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ा अगर पर्वत की बात करेगा तो आप किलिमंजारो पर्वत मारेंगे आप। और अगर ऊंचाई में देखा जाए तो यह दुनिया का चौथा ऊंचा है। सबसे ऊंचा आपको पता है हिमालय है, तो ये चौथा ऊंचा जो है पर्वत किलिमंजारो है आपका, जो तंजानिया में स्थित है। और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब ज्वालामुखी संबंधित बहुत सारी जैसे आपका आगे भी है, कहता है 16 घास स्थल पाए जाते हैं। देखिए जो 16 घास की जो भूमि पाई जाती है वो अपने भारत में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट में जो है 16 घास भूमि के स्थल पाए जाते हैं। जो पश्चिमी घाट है आपका, आपको पता है पश्चिमी घाट जो है अरब सागर वाला, जो ये इसके जो तट है आपका, वो आपका हो गया महाराष्ट्र, हो गया आपका जो है कर्नाटक, हो गया केरल वाले पश्चिमी घाट। आपको पता है पश्चिमी घाट पश्चिम साइड मैप में, ठीक है। तो 16 घास भूमि पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अब देखिए करा आगे जो क्वेश्चन करा है, तप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा, जो तप्त यानी पृथ्वी के अंदर जो तपता हुआ यानी जो गर्म जल होता है उसके अंदर वो किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस ऊर्जा को कहा जाता है भूतापी ऊर्जा। कहता है तप्त भौम जल यानी जो भूमि, जहां की भूमि गर्म है, तो जो देखिए भूमि की गर्मी के द्वारा जो ऊर्जा तैयार की जाती है उसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर अगर कोई जो है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, अगर बहुत बड़ा स्रोत है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा है। ये जो बाद के जो देखिए, ये एक होता है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, एक होता है गैर परंपरा। जो परंपराओं से चला आ रहा है वो आपका परंपरागत स्रोत है, जैसे आपका डीजल, आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। जैसे कोयले के भी सीमित भंडार है, पेट्रोलियम के ये सारे हैं आपका, और गैसें हो गई। बाकी जितना भी सौर ऊर्जा है, चाहे आपकी जल ऊर्जा है, चाहे आपकी जो है परमाणु ऊर्जा है, ये सभी नवीन वैकल्पिक नवीन स्रोत हैं, ये बाद में खोजे गए स्रोत हैं। जैसे आपका जो है हाइड्रोजन के द्वारा जो है ऊर्जा का तैयार किया जाना, तो सोन इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, ऊर्जा के संसाधनों के ऊपर बहुत यूनिक वीडियो है। वहाँ आप यदि जाकर उस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है इससे संबंधित, ऊर्जा से संबंधित गलत नहीं हो सकता। आगे चलिए, कोटापैक्सी, ध्यान देना यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोटापैक्सी एक जो है जागृत ज्वालामुखी है। जैसे जो अब आ जाएगा कोटापैक्सी क्या है, एक ज्वालामुखी है। आज के डेट में भी यह जागृत ज्वालामुखी है। यह और एक चीज ध्यान देना, कोटापैक्सी जागृत ज्वालामुखी पर्वत है, यानी इस पर कोटापैक्सी जो है आपका, और ये जगह जो है ना दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर, तो इक्वाडोर में कोटापैक्सी आपका पर्वत भी है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई ज्वालामुखी है और वो ज्वालामुखी पर्वत भी है, और उसी ज्वालामुखी पर्वत पे कोटापैक्सी नामक, यानी कोटापैक्सी एक ज्वालामुखी है और एक ज्वालामुखी पर्वत का भी नाम। कोटापैक्सी क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है आपका, ठीक है। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, पहली बात ज्वालामुखी का नाम है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी पर्वत शिखर भी है, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में पाया जाता है। लेकिन यह किसकी पर्वत श्रृंखला है? तो जब आप जाएंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में तो वहां एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत की एक ऊंची श्रृंखला है जिसे कोटापैक्सी कहा जाता है, उसी पर्वत श्रृंखला का ये अंग है। चलिए, तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो तिब्बत के अंदर जो है सांगपो, जो जिस नदी का तिब्बत में सांगपो नाम है, उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो वो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है। आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी है वो, और उसे जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, और उसी ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो है ना असम राज्य में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनता है जिसे मांजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है, पता होना चाहिए। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है ना, उसे भारत में जो ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे पूछा गया है कि मकर रेखा, तो जो हमारी कर्क रेखा होती है वो 23.5 अंश जो होती है ना, वो उत्तर होती है विषुवत रेखा से, और 23.5 अंश दक्षिण जो है कौन होती है? हमारी मकर रेखा। तो आपको अच्छे से पता है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने भूगोल की जो है एक बेसिक वीडियो बना रखी है, भारत का भूगोल, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए टाइटेनिक, एक आया है टाइटेनिक क्या है? तो देखिए, जो टाइटेनिक जो एक उपग्रह है, यह किसका है? पहली बात, पृथ्वी का अगर कोई एक उपग्रह है तो आपको पता है चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि टाइटेनिक एक उपग्रह है, और यह किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का। टाइटेनिक शनि ग्रह का एक उपग्रह है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? तो जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, यानी गंगा एक्शन प्लान इसी उद्देश्य से लाया गया कि गंगा के जल की गुणवत्ता बनी रहे। इसका उद्देश्य यही है, जल की गुणवत्ता बनी रहे। किस मृदा का निर्माण लावा से होता है? आपको पता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी के ऊपर जो प्याले नुमा संरचना होती है उसे क्रेटर कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना है। और जब ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकलने के बाद जब वो ठंडा होता है तो उसके द्वारा जो बनी मिट्टी होती है उस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि महाराष्ट्र को देखा जाए, मध्य प्रदेश को देखा जाए, कुछ तमिलनाडु के हिस्से को देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब जैसे आपके सामने दिया है ताप्ती नदी, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। देखिए ताप्ती नदी जो है ना, ये अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है, सिंधु भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन सुवर्णरेखा जो नदी है यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको नदी के बारे में अच्छे से डिटेल होना चाहिए कि कौन नदी कहाँ गिरती है। जैसे गंगा नदी हो गई, सुवर्णरेखा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई आपकी, ये सारी नदियाँ जो हैं आपकी, कावेरी हो गई, तो ये सारी, या कृष्णा नदी हो गई, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं पूर्व की तरफ। कहता है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है ना, उसे झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोअर लेक एवं अपर लेक दो झीलें पाई जाती हैं, जो इस जो है राजधानी को, भोपाल को काफी खूबसूरत बना देती हैं। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसे झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो वो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। आगे है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कौन सा सागर जो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने का काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप जो एक दूसरे से अलग होते हैं, उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। और आपको पता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली नहर का नाम है आपका स्वेज नहर। यानी स्वेज नहर एक ऐसी नहर है जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर दोनों को जोड़ती है, यानी बीच में थोड़ा स्थलीय हिस्सा था जिसको काट के नहर बना दिया गया। और एक पनामा नहर है, जो आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों के बीच से जो है पनामा नहर को निकाला गया है। स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, शू नहर, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो ठीक है, यानी आपको यहाँ पे ये चीज अच्छे से तैयार होगी, कौन सा शहर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आगे सूर्य के सबसे
नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो आपको पता होना चाहिए, बुध ग्रह है। हालांकि मैंने जो है ग्रह, उपग्रह, उपसौर, अपसौर, इन सब के ऊपर मैंने जो भूगोल में बहुत ही यूनिक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है। वहाँ चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उपसौर, अपसौर और जो है और आपका मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बहुत सारे जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन वहां से आते हैं वो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे है भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से नापी जाती है? आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता को नापने वाले पैमाने का नाम होता है रिक्टर पैमाना। भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जिस यंत्र के द्वारा जो है इसको भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता किस पैमाने में नापी जाती है? रिक्टर पैमाने पे नापी जाती है। और भूकंप जहां से पैदा होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र। तो भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र ये पता होना चाहिए, सिस्मोलॉजी पता होना चाहिए, सिस्मोग्राफ पता होना चाहिए और साथ में रिक्टर पैमाना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारतवर्ष का लिंगानुपात क्या है? तो ये अच्छे से पता रहे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अंदर लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों के प्रति जो महिलाएं हैं वो 943 हैं। तो लिंगानुपात 943 आपको अच्छे से तैयार रखना है। दूसरी चीज जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें क्योंकि परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ से निश्चित रूप से आप हालांकि जैसे इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि नहीं वाकई ये क्वेश्चन सभी यूनिक हैं, पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाएंगे। ये आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आप। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में पे नए हैं तो प्लीज़ कम से कम कृपया करके अब तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा चैनल में आप जाके कमेंट भी करें ताकि कमेंट के द्वारा जो है हमें ये जानकारी मिलती है कि हम मतलब मेरे द्वारा इसमें क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या कमी रह गई, तो इसको हमको अगली वीडियो में सुधार करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों जिस विषय पर भी, जिस टॉपिक पर आप जो है वीडियो चाहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने का काम करूंगा। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।